हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय साइको अभिसामो। स्टोरी कंटिन्यू आने वाली है तो कमेंट्स एंड लाइक कर दो। नए साल की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल में आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। एपिसोड 11 स्टडी रूम रोमांस। आई कांट, मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड। जिसे सुनने के बाद राजवीर के चेहरे पर अजीब से भाव आते, लेकिन वह तुरंत अपने एक्सप्रेशन को छुपा कबीर को देख बोलता है, वॉट, ये तुम्हारी सजा है, तुम उसे 1 महीना दूर रहोगे, दैट इज फाइनल। जिसे सुनने के बाद कबीर अपनी हाथों की मुट्ठी और कस के बंद कर लेता। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्खलाल थी। 10 मिनट में बाद तुम राहुल के साथ निकल रहे हो। राजवीर अपना ऑर्डर कबीर को सुना देता है। रात का वक्त। वही पायल शॉपिंग करके आ चुकी थी। वह कब से कबीर को ढूंढ रही थी। वो उसके लिए कलरफुल टाइप के कपड़े लाई थी। वही कबीर को कलरफुल कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। उसे राजवीर की तरह ब्लैक कपड़े पहनना पसंद था। लेकिन पायल तो पायल थी, वह दोनों को अपने पसंद के कपड़े पहना कर भी रहती थी। लेकिन वो जब से आई है उसे कबीर कहीं नहीं दिखता। तब जा वो रामू काका से पूछती है, आपने कबीर को देखा? तो रामू काका घबरा से जाते हैं। वो अपनी घबराहट को छुपा अपनी मुंडी न में हिला, बोले, नहीं मेम साहब, हमें नहीं पता। जिसे सुन अब पायल को घबराहट सी होने लगी थी। फिर रामू काका से पूछी, आपके साहब कहाँ है? कहीं अभी भी स्टडी रूम में तो नहीं? जिसे सुन रामू काका अपनी मुंडी हाँ में हिला देते हैं। पायल भी स्टडी रूम की ओर चल देती है। वही राजवीर का स्टडी रूम का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है, जिससे राजवीर को बिना सर उठाए पता था कि वह कौन होगा, क्योंकि किसी और की इतनी हिम्मत नहीं बिना राजवीर के परमिशन के उसके स्टडी रूम में कोई आए। पायल सीधी राजवीर के पास जा उससे बोली, वीर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। जिसे सुन राजवीर चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वह अपने इमोशंस चेहरे के साथ अपनी आंखें छोटी कर नजरें उठा पायल की ओर देखता है और अपने एक हाथ से लैपटॉप को बंद कर वह इस वक्त वो इंटरनेशनल मीटिंग में था, लेकिन पायल के सीधा आ जाने की वजह से मीटिंग को एंड कर देता है। वीर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा क्यूटी पाए अभी तक उसने कुछ खाया कि नहीं, वह कहाँ है? मैं वो इससे आगे कुछ बोल पाती तभी राजवीर उसके हाथ को पकड़ अपनी ओर एक झटके के साथ खींचता है, जिस वजह से वह सीधा राजवीर के गोद में जा गिरती है। आह वीर! पायल राजवीर के गोद में थी, उसके दोनों हाथ राजवीर के गले में डाले हुए थे। राजवीर उसके के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर बोला, डॉल, व्हाई आर यू ऑलवेज फॉरगेट? वह हमारा बेटा है। इतना कह पायल को घूरने लगता है। डॉल, वो हमारे फर्स्ट नाइट और मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है जो वो अभी इस दुनिया में है। एंड यू नो, तुम तो जानती हो वह मेरी पहली बार में काना। इतना बोल अपनी बात अधूरी छोड़ डेविल स्माइल कर पायल को देखने लगता है। वही पायल राजवीर की बातें सुन शर्म और गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह राजवीर को घूर के देखते हुए बोली, वीर, मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतना कह पायल अपने बालों को राजवीर के हाथों से छोड़ती है। वही अभी भी पायल के चेहरे पे कबीर के लिए फिक्र थी। जिसे देख राजवीर पायल के बालों छोड़ पायल को अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट कर बैठता है। उसके चेहरे को अपने राइट हैंड से सॉफ्टली सहला, बोला, डॉल, व्हाट हैपेंड? पायल बोली, वीर, क्यूटी, नहीं मिल रहा, मुझे टेंशन हो रही है। इस वक्त पायल के चेहरे पर साफ कबीर के लिए टेंशन दिख रहे थे। वही राजवीर की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपने सख्त चेहरे के साथ पायल को घूर के देखता है। राजवीर अपने ठंडे भाव में उसे जवाब देता है, वो अपने दादा के घर कपूर मेंशन 1 महीने के लिए गया है और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसकी तुम फिक्र कर रही हो। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र करनी चाहिए। गॉट इट? वही पायल अपनी आंखें छोटी कर राजवीर को घूर के देख रही थी, जैसे उसे राजवीर की बातों पर विश्वास ना हो। राजवीर भी अपनी आंखें छोटी कर अपने एक हाथ को पायल की खुली कमर पर ले जा सहलाते हुए मसलता है, जिससे पायल की आहें निकल जाती हैं। डॉल, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? इतना बोल राजवीर अपनी एक आईब्रो को ऊपर की ओर उठा पायल को देख रहा था। वही पायल राजवीर के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए झटकती है, अपनी कमर को उस जगह सहलाती है जहां राजवीर ने इस वक्त मसला था। राजवीर को घूर के देख बोली, वीर, दर्द हो रहा है। वही राजवीर को ये पसंद नहीं आया था पायल का यूं उसके हाथों को उसके कमर से हटा झटक देना, जिस वजह से पायल को घूर के देख रहा था। लेकिन पायल को ऐसे दर्द में देख राजवीर अपने गुस्से को घूर पायल की हाथों को उसके कमर से हटा देखा तो वहां सही में राजवीर उंगलियों के लाल निशान थे। राजवीर अपने हाथ वहां ले जा उसके कमर के उस लाल वाले हिस्से सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर पायल को एक सुकून और अपने शरीर में सिहरन सा महसूस हो रही थी। वीर, क्यूटी पापा के यहाँ कैसे जा सकता है?
जब से उसकी प्रिंस उसकी जिंदगी में आई है तब से इन 1 सालों में क्यूटी कबीर ने कहीं आना जाना ही बंद सा कर दिया है। तो यूं अचानक इतना बोल वो राजवीर को घूर के देख जैसे को उस पर शक कर रही हो। राजवीर अपनी आंखें छोटी कर पायल को घूर के देख बोला, डॉल तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? इतना कह वो पायल की होठों को अपने होठ में भर चूसते हुए बाइट कर किस करने लगता है। राजवीर उसे पेशन के साथ किस करते हुए पायल की कमर को साड़ी के अंदर सहला रहा था। वही पायल राजवीर ऐसे अचानक किस करने की वजह से पायल चौंक जाती है। राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन राजवीर उसे दूर नहीं होता। वो जानती थी राजवीर उसके रोकने से नहीं रुकने वाला, उसे रोकने से वो और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा। वही उन्हें किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे लेकिन राजवीर का मन अभी भी नहीं भरा था। वही पायल सांस लेने के लिए छटपटाने सी लगी थी, जिस वजह से राजवीर को पायल को छोड़ना पड़ा था। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन वाले भाव थे। वह पायल को घूर के देखते हुए बोला, डॉल हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, तुम अभी भी इतने से किस को टॉलरेट नहीं कर पाती? जिसे सुन पायल की राजवीर को घूर के देखती है। डॉल आई एम हंग्री, जिससे सुन पायल नासमझी में उसके गोद उतर राजवीर के लिए डिनर रेडी करने के लिए जाने वाले थी। जिसे देख राजवीर फिर से अपने करीब खींच बोला, डॉल आई एम हंग्री बट आई वांट टू ईट यू। जिससे सुन पायल चौंक जाती है, वह घूर के राजवीर को देखने लगती है। नो, स्टडी रूम में नहीं। जिसे सुन राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, डॉल हमने तो ये सब कई बार किया और तुम तो मेरा पूरा सा। इसे आगे राजवीर कुछ बोल पाता। पायल ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे घूर के देख रही थी, लेकिन राजवीर को जैसे पायल की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके हाथों चूम बाइट करता है। पायल तुरंत राजवीर के होठों से अपने हाथ हटा लेती और घूर के राजवीर को देखती है, लेकिन राजवीर उसकी नजरों को इग्नोर कर पायल को अपने करीब कर दोबारा से पायल के होठों को अपने होठ में भर किस करने लगता है। पायल को किस करते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर ले जा उसके गर्दन को सहलाता है। वो उसे किस करते हुए उन जगह पर बाइट के निशान बना रहा था। वही पायल दर्द से आहें भर रही थी। पायल अपने हाथ राजवीर के बालों में ले जा उन्हें मुट्ठी में भर राजवीर को और अपने से करीब कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे। राजवीर लेदर की चेयर पर अपनी हरकत चालू कर दी थी। अब उस रूम में दोनों की सिर्फ तेज आहें भरने की आवाज आ रही थी। 3 साल बाद, बेबी धीरे चलो गिर जाओगी। एपिसोड 12 डोंट क्राई प्रिंसेस। 3 साल बाद, बेबी धीरे चलो गिर जाओगी। एक 34 साल का आदमी 4 साल की बच्ची के पीछे भागते हुए बोला, बेबी धीरे दोरो गिर जाओगे फिर तुम्हें चोट लग जाएगी। हम जा रहे हैं ना तुम्हारे आशु के पास। यह वर्ड उस इंसान ने खींचकर चीरते हुए बोला था। जिसे सुन वह 4 साल की बच्ची रुक अपने कमर पर एक हाथ रखते हुए बोली, ओहो डेडा आप कितना धीरे चलते हो। आशु सही कहता है, आप बुढ़े हो गए हो। जिसे सुन वह इंसान अपनी जगह रुक जाता है और घूर के अपनी बेटी को देखने लगता है और मन में बोलते हैं, इस लड़के ने मेरी बेटी के सामने मेरे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। द वंश सिंघानिया की। जी हम वह इंसान और कोई नहीं वंश था और वह छोटी सी लड़की और कोई नहीं आयशा थी जो अब 4 साल की हो गई थी। उसने इस वक्त बेबी पिंक कलर की नी लेंथ तक फ्रॉक के साथ अपने बालों में छोटे छोटे बाबी डॉल वाली पिंक क्लिप लगाई हुई थी। उसके चबी गाल अभी हल्के हल्के गुलाबी थे, जिस वजह से काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी हाइट नॉर्मल 4 साल के बच्चे जितनी थी। वह पीछे मुड़ अपने डेडा को ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए रुका हुआ देख अपनी कमर पर हाथ रख क्यूटली अपनी तोतली हुई आवाज में बोली, ओहो हो डेडा आप फिल से खुद से बात करते हुए रुक गए। जल्दी चलिए, मुझे अपनी डॉल आशु को दिखानी है। इतना कह आयशा कपूर विला के अंदर अपनी दौड़ लगाती हूँ। वही वंश अपना मुंह बनाते हुए आयशा को कपूर विला के अंदर जाते हुए देखता रह गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही है। जो तुम ऐसा मुंह बना रहे हो और तुम्हारा कबीर से जलना हो गया तो चले अब अंदर। जिससे सुन वंश होश में आता है। वो अपने बाजू में देखता है तो वहां लाइट ब्लू कलर की लॉन कुर्ती और डेनिम जीन्स पहने सुहाना उसे घूरते हुए खड़ी थी। वंश अपना मुंह बनाते हुए बोला, मैं उससे क्यों जलूं भला। जिसे सुन सुहाना वंश को इग्नोर करते हुए वह भी कपूर विला के अंदर चली है। जिसे देख वंश चीरते हुए अपना पैर पटक सुहाना के पीछे चला गया। वहीं कपूर विला के 2nd फ्लोर कबीर का रूम। तभी कबीर के रूम का कोई अचानक से डोर ओपन करता है और अपने दबे पांव से रूम के अंदर एंटर करता है। वो रूम के चारों ओर किसी को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम से शावर के पानी के गिरने की आवाज आती है। कुछ देर बाद शावर के पानी की आवाज आना बंद हो जाती है। जिसे सुन वह तुरंत अपने छोटे कदमों से दबे पांव सोफे के पीछे जा छुप जाती है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। वॉशरूम गेट पर 14 साल का कबीर ब्लैक टॉवल लिपटे हुए खड़ा था।
उसके बॉडी पर अभी भी शावर के पानी की कुछ बूंद थी। कबीर अपने सर के गीले बालों को ब्लैक मिनी टॉवल से पोंछते हुए अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर निकलता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत चली जाती है। वो अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर न बढ़ा ड्रेसिंग टेबल के मिरर की ओर बढ़ा देता है। वो मिरर के सामने खड़ा हो अपने सर को टेढ़ा कर बालों को टॉवल से पोंछते हुए मिरर में अपनी नज़र सोफे के रिफ्लेक्शन की ओर टीका देख इमोशनलेस आवाज में बोला, कम आउट प्रिंसेस। जिससे सुन सोफे के पीछे छुपी हुई आयशा की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने आई रोल करते हुए तोतली आवाज में बोली, ओहो हो, आशु को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उश, ये हर बार का है आशु का। वह सोफे के पीछे छुपे हुए खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उसे कबीर की फिर से ठंडी आवाज सुनाई दी, प्रिंसेस डॉट हाउ कैन यू फॉरगेट दैट आई कैन फील योर प्रेजेंस एंड स्मेल, लेट्स कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द सोफा। जिससे सुन आयशा इरिटेट होते हैं सोफे के पीछे से बाहर आती है। अपने क्यूट से चेहरे पर नाराजगी के भाव लिए अपने गाल फुला पाउट कर कबीर से बोली, ओहो आशु, ये तुम्हारा हर बार का है। जिससे सुन कबीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। आयशा सोफे के पीछे से बाहर आ कबीर तरफ अपने छोटे कदम बढ़ा देती है। वही कबीर अभी भी आयशा की तरफ अपनी पीठ किए खड़ा था। वो अभी भी मिरर में आयशा के रिफ्लेक्शन को देख रहा था। वो मिरर में ही आयशा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। वो पिंक कलर की फ्रॉक में इस वक्त किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। तभी कबीर की नजरें आयशा की हाथों में जाती है, जिसे देख उसकी नीला आंखें लाल हो जाती है और उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वही इस बात से अनजान आयशा अपने हाथ में उस मेल डॉल को लिए हुए एक नज़र कबीर को देख तुरंत अपने हाथों को पीछे की ओर ले जा उस डॉल को कबीर से छुपाते हुए अपने एक्साइटेड टोन में कबीर से बोली, आशु मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कह वह कबीर के सामने आ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है। उसके नन्हे हाथों में इस वक्त मेल डॉल थी, जो बिल्कुल बाबी डॉल की मूवी में दिखने वाले मेल कैरेक्टर दिखते हैं। ये डॉल नॉर्मल डॉल की साइज से 2 गुना बड़ा था, जिस वजह से आयशा के नन्हे हाथों को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसे स्पेशली वंश ने आयशा के लिए पेरिस से मंगवाया था। वही कबीर का जवाब न पा आयशा एक बार और कबीर से एक्साइटेड टोन में होकर बोली, आशु बोलो ना कैसी लगी तुम्हें ये डॉल? बिल्कुल तुम्हारी तरह, देखो न इसकी नीली आंखें। वही कबीर की नीली से लाल हो चुकी आंखें जो कब से उस मेल डॉल को घूरी जा रही थी। वही आयशा की बात सुन आयशा को घूर देखने लगता। वह अपने सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस यू कंपेयर मी दिस बुलशिट डॉल, हाउ? तुमने मेरी जगह इस बुलशिट डॉल को देने की हिम्मत कैसे की? वही कबीर की ऐसी सर्द आवाज सुन आयशा अंदर तक डर से कांप जाती है। उसके हाथ से मेल डॉल छूट जाती है। उसके नन्हे पैर हल्के लड़खड़ा जाते हैं। उसका चेहरा अब रोने जैसा हो गया था, क्योंकि कबीर ने कभी भी उसे इस टोन में नहीं डांटा था। वही आयशा को खुद से ऐसा डरता देख कबीर की हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वह अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा देता है। वही आयशा कबीर को खुद के करीब आता देख डर से पीछे हो जाती है, जिसे देख कबीर की आंखें सिकुड़ सी जाती है। कबीर आयशा के करीब आ उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। वही आयशा कबीर की गोद में चटपटा सी जाती है। वह अपने रुंधे गले से बोली, आशु छोलो, यू स्कोल्ड मी। तुमने मुझे डांटा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इतना कह कबीर की खुली सीने पर अपने नन्हे हाथ रख कबीर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती, जिसे महसूस कर कबीर की पकड़ आयशा की कमर पर टाइट हो जाती है। वह उसे अपनी गोद में टाइटली पकड़ नीचे झुक उस डॉल को उठा उसे अपनी अजीब नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस तुम्हें ऐसे बोलने के लिए, लेकिन तुम जानती हो ना मुझे नहीं पसंद तुम्हारे पास कोई भी गैर मर्द हो, चाहे वो कोई टॉयज क्यों ना हो। वही आयशा नासमझी में सुबकते हुए कबीर को देख रही थी। उसके चबी गालों पर अभी भी आंसू के कुछ बूंद थे, जिसे देख कबीर अपने होंठ आयशा के आंसू की बूंदों पर रख देता है। उसके गालों को सॉफ्टली शक करते हुए उसके आंसू को पी जाता है, जिस वजह से आयशा गाल हल्के गुलाबी से लाल हो चुके थे। यू बाइट मी आशु, इतना बोल आयशा सुबकते हुए नासमझी में कबीर को देख रही थी। शशिश डोंट क्राई प्रिंसेस, इतना कह कबीर बेदर्दी ढंग से उस टॉय डॉल को सोफे पर फेंक आयशा को अपनी गोद में ही ले बैग की ओर बढ़ जाता है। बैग के सामने की डोर को खोल उसमें से एक चॉकलेट निकालता है। वही आयशा कबीर के हाथों में चॉकलेट को देख रोना भूल खुश हो जाती है। वही कबीर आयशा को चॉकलेट न दे अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा सोफे पर आयशा को ले एलिगेंटली बैठता है। इस वक्त कबीर सिर्फ ब्लैक टॉवल में था और आयशा अपने पिंक फ्रॉक एंड पिंक क्यूट से शूज में थी।
सॉरी, मैं अभी ईद की वजह से एपिसोड नहीं दे पा रही थी और रमजान की वजह से परसों ईद थी और आज हम लोग का घूमना फिरना चला था। और हाँ, मैं ज़्यादा डिटेल में रोमांस नहीं लिख सकती। मेरी स्टोरी अगर पॉकेट एफएम वालों ने पढ़ी और रोमांस ज़्यादा हुआ तो तुरंत डिलीट हो जाएगी, तो मैं जितना लिख सकती मैं उतना ही लिख पाऊंगी। मैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सभी टाइप की चीज़ लिख रही हूँ। एपिसोड 13, बेबी किस। शशिश, डोंट क्राई प्रिंसेस। इतना कह कबीर बेदर्दी ढंग से उस टॉय डॉल को सोफे पर फेंक आयशा को अपनी गोद में ही ले बैग की ओर बढ़ जाता है। बैग के सामने के ड्रॉ को खोल उसमें से एक चॉकलेट निकालता है। वही आयशा कबीर के हाथों में अपनी फेवरेट चॉकलेट को देख कबीर से गुस्सा होना भूल चॉकलेट देख खुश हो जाती है। वही कबीर आयशा को चॉकलेट न दे अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा। सोफे पर आयशा को ले एलिगेंटली बैठता है। इस वक्त कबीर सिर्फ ब्लैक टॉवल में था और आयशा अपने पिंक फ्रॉक एंड पिंक क्यूट से शूज में थी। वही कबीर को गंदगी से प्रॉब्लम थी, लेकिन आयशा के बाहर से शूज पहन के आना, उसको अपनी गोद में लेने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह आयशा को अपनी थाई पे अच्छे से बैठा उसके फेस को अपनी तरफ करता है। अपने सर को टेढ़ा कर इमोशनलेस चेहरे के साथ उसके फेस को इंटेंसली देख अपने हाथ उसके चबी गालों पर रख अपने अंगूठे से रब करते हुए सहला निहारता है। वही आयशा अपनी गिली आंखों से कबीर को पाउट बना उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी कबीर अपनी ठंडी आवाज में बोला, प्रिंसेस, डोंट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, डोंट एवर फॉरगेट दैट। जिससे सुन आयशा अपनी मुंडी क्यूटली ऊपर नीचे करती लेकिन अपने शिकायत वाले टोन में पाउट बना बोली, बट यू स्कोल्ड मी आशु। तुमने मुझे डांटा और तुमने मेरी बॉय डॉल को फेंक दिया। उसे डेडा ने मेरे लिए लाया था, मेरी डॉल हाउस के डॉल के लिए लाए थे। जिससे सुन कबीर के हाथ आयशा की गालों को सहलाते हुए रुक जाते हैं। सॉरी प्रिंसेस, इतना कह उसकी चाबी गालों को किस कर लेता है। वही आयशा की नजरें तो कब से कबीर के हाथों में उस चॉकलेट पे थी जो कबीर भी नोटिस कर चुका था। आयशा पाउट बना बोली, आशु, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। इतना कह वो अपनी नजरों को चॉकलेट पर ही गड़ाए हुई थी। जिसे देख कबीर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके नोज को पिंच करते हुए बोला, ओके देन व्हाट आई डू, जिससे मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज ना रहे हो। जिसे सुन आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह थोड़ा नीचे झुक कबीर के हाथों से अपनी फेवरेट चॉकलेट झपकते हुए बोली, यह चॉकलेट अब मेरी हुई। इतना कह वो खिलखिला कर हंसने लगी। उस चॉकलेट रैपर को फाड़ने की अपने नन्हे हाथों से कोशिश करने लगी, लेकिन उसे रैपर न फुरता देख कबीर उसके हाथों से चॉकलेट ले उस रैपर को फाड़, चॉकलेट निकाल, उसे तोड़, एक एक पीस आयशा को खिलाने लगता है। आयशा भी कबीर के हाथों से चॉकलेट एंजॉय करते हुए खा रही थी। ओहो आशु, चॉकलेट तो खत्म हो गई। आयशा अपने होठों की पाउट बना क्यूटली कबीर से बोली। उसके होठों के आसपास अभी चॉकलेट लगे थे, जिस वजह से उसके होंठ जुसी और ग्लॉसी नजर आ रहे थे, जिसे वो और भी क्यूट लग रही थी। वही कबीर की नजरें आयशा के ग्लोसी छोटे होठ पर थी। तुमने तो खाया ही नहीं। जिसे देख कबीर अपने अंगूठे से उसके होठों के आसपास के चॉकलेट पोंछ अपने अंगूठे को अपने होठों के बीच रख अंगूठे को लिखकर बोला, इट्स ओके प्रिंसेस, मैंने टेस्ट कर लिया। इतना बोल वह अपने सख्त होठ आयशा के छोटे से गुलाबी मुलायम होठों पर रख देता है। उसके होठों को हल्का सा किसकर उसके होठों को छोड़ देता है, जिसे महसूस कर आयशा बोली, ओ आशु, तुमने फिर से मुझे यहाँ पर किस्सी किया। जिसे सुन कबीर ठंड भाव में बोला, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हें यहाँ किस करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना कह कबीर आयशा के गालों को अपने अंगूठी से सहला, उसे सोफे पर बैठाते हुए उसके पास में पड़े उस बॉय डॉल को एक नज़र घूर उसे ले आयशा के हाथों में दे बोला, प्रिंसेस तुम इसे खेलो, मैं कपड़े चेंज करके आया। इतना बोल वो उसे सोफे पर अच्छे से बैठा आयशा से दूर हो अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देता है। इस वक्त कबीर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो अपने होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए आयशा के होठों की उस चॉकलेट फ्लेवर अभी भी उसे होठों पर महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद क्लोजेट रूम का डोर ओपन होता है। कबीर ब्लैक शर्ट एंड ब्लू डेनिम जीन्स पहने हुए क्लोजेट रूम से बाहर आता है। उसकी नज़र सीधे सोफे पर जाती है जहां आयशा अपने टॉय डॉल से खेल रही थी। कबीर की नज़रें एक बार फिर से उस बॉय डॉल पर चली जाती है, जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। लेकिन वो अपने इमोशनलेस चेहरे साथ आयशा के पास जा उसके माथे को चूम लेता है, जिसे महसूस आयशा कबीर को देख मुस्कुराते देती है। उसे अपने गोद में ले अपने रूम से बाहर की ओर चल देता है। आज संडे था। आज दोनों फैमिली साथ में गार्डन में ब्रेकफास्ट करने वाली थी। कबीर आयशा को अपनी गोद में लिए नीचे हॉल में जाता है जहां वंश और राजवीर बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। तभी वंश की नज़र भी कबीर पर जाती है, जो उसकी बेटी को ले लिफ्ट से बाहर आ रहा था। अपनी बेटी को कबीर के गोद में देख वंश का मुंह बन जाता है।
वो अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़का जब देखो तब मेरी बेटी से चिपका रहता है, किसी गोनद की तरह। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया, मेरी बेबी वह भी इसके बिना रह नहीं पाती। इतना कह अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाने लगता है। तभी कबीर राजवीर को गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग डैड, जैसे सुन राजवीर अपनी मुंडी हिला देता है। वही कबीर वंश को इग्नोर कर आयशा को ले गार्डन की ओर बढ़ जाता है। वही आयशा का ध्यान इस वक्त अपने हाथ में उस टॉय डॉल से खेलने में था। वंश अपनी बेटी का ध्यान अपनी ओर ना पाकर मुंह बना लेता है, जिसे देख राजवीर अपनी ठंडी टोन में बोला, मेरे बेटे को घूरो मत, उसे तुम्हारी नजर लग जाएगी। जिसे सुन वंश घूर के राजवीर को देखने लगता है। तुम्हारे बेटे को किसी की नजर हो नहीं लगने वाली, उल्टा दूसरों की नजरें नोचने वालों में से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसे सुन राजवीर एक टेढ़ी मुस्कान वंश देते हुए बोला, आखिर वो राजवीर कपूर का बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहता वो मेरी बेबी के करीब हो। वंश के चेहरे पर एक अजीब सी भाव थे। वही राजवीर वंश की बात सुन अजीब एक्सप्रेशन के साथ वंश को घूरने लगता, लेकिन उसके चेहरे पर तभी अजीब सी मिस्ट्री स्माइल आ जाती है। वही बाहर गार्डन में पायल और सुहाना सर्वेंट के साथ गार्डन में ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर रही थी। तभी सुहाना पायल से कुछ ऐसा बोलती है, जिसे सुन कबीर उनके पीछे रुक जाता है। सुहाना और पायल की बातें सुनते हुए अचानक कबीर के हाथों की मुट्ठी बन जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। आखिर सुहाना ने पायल से ऐसा क्या बोला जिसे सुन कबीर को गुस्सा आ गया? इसे जानने के लिए आगे के एपिसोड जरूर पढ़िए। एपिसोड 14 आशु, दर्द हो रहा है। जिसे देख राजवीर अपनी ठंडी टोन में बोला, मेरे बेटे को घूरो मत, उसे तुम्हारी नजर लग जाएगी। जिसे सुन वंश घूर के राजवीर को देखने लगता है। तुम्हारे बेटे को किसी की नजर हो नहीं लगने वाली, उल्टा दूसरों की नजरें नोचने वालों में से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसे सुन राजवीर एक टेढ़ी मुस्कान वंश देते हुए बोला, आखिर वो राजवीर कपूर का बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहता वो मेरी बेबी आयशा के करीब हो। वंश के चेहरे पर एक अजीब सी भाव थे। वही राजवीर वंश की बात सुन अजीब एक्सप्रेशन के साथ वंश को घूरने लगता, लेकिन उसके चेहरे पर तभी अजीब सी मिस्ट्री स्माइल आ जाती है। वही बाहर गार्डन में पायल और सुहाना सर्वेंट के साथ गार्डन में ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर रही थी। तभी सुहाना पायल से कुछ ऐसा बोलती है, जिसे सुन कबीर उनके पीछे रुक जाता है। सुहाना और पायल की बातें सुनते हुए अचानक कबीर के हाथों की मुट्ठी बन जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। आगे पढ़े। सुहाना पायल से बोली, पता नहीं वंश कबीर से क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब उससे जलेस होते रहता है, किसी बच्चे की तरह उसे अच्छा कबीर मैच्योर वाली हरकत करता है। फिर वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो परेशान हो चुकी उससे, उसे लगता है कबीर उसे उसकी बेटी से दूर कर देगा। जिसे सुन पायल मुस्कुराते हुए बोली, वह बाप है आयशा का और हर बाप अपने बेटी के लिए ऐसा ही फील करता है कि उसके बेटी के करीब उसके बाप के अलावा और कोई ना हो और उसे ज़्यादा प्यार भी उसका बाप करे। तभी पायल मुंह बनाते हुए बोली हूँ। तभी अचानक सुहाना के दिमाग में कुछ आया और चहकते हुए बोली, पायल सुनो ना, कितना अच्छा होता ना अगर कबीर छोटा होता तो, मेरा मतलब आयशा से 10 साल का बड़ा न होता, तो हम आयशा की शादी कबीर के साथ करा देते, जिसे हमारी बेटी हमारे पास रहती। जिसे सुन पायल के चेहरे पर भी चमक के साथ मुस्कान आ जाती है। तभी सुहाना का मुंह उतर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुन पायल चेहरे पर उदासी आ जाती है, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही है, कबीरा आयशा से बड़ा है और उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की जिंदगी में भी राजवीर भाई जैसा डेविल आए। जिससे सुन पायल घूर के सुहाना को देखती है। पायल का चेहरा देख सुहाना मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, हम सबको पता है राजवीर भाई स्कूल से ले कॉलेज टाइम में तुम्हारे लिए कैसे पागल हुआ करते थे। मुझे वो दिन याद कर अभी भी गुस्बम्स आते हैं। और वंश की बात सही है, कबीर बिल्कुल राजवीर भाई पर गया है, शक्ल से भी और नेचर से भी। मेरी आयशा के लिए मैं एक क्यूट केयरिंग जॉली नेचर का हस्बैंड चाहती हूँ। जिसे सुन पायल घूरते हुए सुहाना को देख बोली, तुम मेरे सामने मेरे बेटे की बुराई कर रही हो। तुम भूल गई वंश भी तुम्हारे पीछे कैसे पागल हुआ करता था, एक बार उसने तुम्हारे लिए। वही सुहाना बात बिगड़ता देख बात बदल पायल को शांत करते हुए बोली, अरे छोड़े ये सब, वैसे भी जो चीज़ नहीं होने वाली उस चीज़ के बारे में हम बात ही क्यों करें। वैसे भी एक न एक दिन मेरी बेटी को हमें छोड़कर अपने इन फ्यूचर हस्बैंड के साथ जाना ही होगा। इतना कह दोनों ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करने के लगे। वही उनके पीछे खड़ा कबीर पायल और सुहाना के कन्वर्सेशन सुन उसकी पकड़ आयशा पर मजबूत हो गई थी। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी। वही कबीर की गोद में आयशा कबीर की मजबूत पकड़ की वजह से छटपटाने लगी। वह कबीर के गोद में से छूटने को कोशिश करते हुए कबीर पे अपने नन्हे हाथों से मुके मार बोली, आशु दर्द हो रहा है, छोड़ो।
छोलो। जिसे सुन कबीर का ध्यान आयशा पर जाता है। वह अपनी लाल आंखों से आयशा को देखते हैं। वही आयशा की नज़र कबीर से मिलते ही वो डर जाती है, क्योंकि इस वक्त कबीर की नीली आंखें बिल्कुल लाल, जिस वजह से उसका चेहरा डरावना लग रहा था। आयशा की चिल्लाने की आवाज़ सुन पायल और सुहाना का ध्यान उनकी ओर जाता है। जिसे देख सुहाना आयशा से बोली, हो गया तुम्हारा अपने आशू से मिलना, चलो आओ और लंच कर लो। वही कबीर आयशा को अपने गोद से गुस्से में उतार वहां से अपने लंबे कदमों से चला जाता है। जिसे देख पायल बोली, कबीर बेटा कहाँ जा रहे हो, लंच तो करते जाओ। वही कबीर अपनी मोम की बातों को इग्नोर कर अपने रूम की ओर चल देता है। तभी पायल सुहाना को देखकर बोली, इसे क्या हुआ। जिसे देख सुहाना अपने कंधे उचका दी। वही वंश और राजवीर हॉल से गार्डन की ओर आ रहे थे लंच के लिए। तभी राजवीर कबीर को ऐसे जाता देखता तो उसकी नज़र कबीर के चेहरे हो उसकी बंद मुट्ठी पर जाती है। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगता। वही कबीर सबको इग्नोर कर अपने रूम की ओर चल देता। कबीर का रूम इस वक्त रूम में सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, जो रूम का माहौल डरावना बना रहा था। उस रूम में सिर्फ येलो डिम लाइट जल रही थी, जिसमें कबीर का डरावना चेहरा नजर आ रहा था। वह अजीब तरीके से अपनी गर्दन को घूमते हुए अपने हाथों से गर्दन को रब कर रहा था, जो उसे किसी साइको की दिखा रहा था। प्रिंसेस ओनली माइन, वह हमेशा मेरी थी। इन द फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ऑलवेज शी इज माइन। ये सब बातें कबीर किसी पागल की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी सुहाना की बातें गूंज रही थी कि वह उसकी नहीं हो सकती, जिसे सोचने भर वो पागल सा हो रहा था। आयशा का किसी और का होना सोच उसके दिमाग को पागल बना रहा था। वो उसकी प्रिंसेस थी, वह किसी और की कैसे हो सकती है। वो अजीब तरीके से अपने राइट हैंड की कलाइयों को अपने लेफ्ट हैंड से स्क्रच कर रहा था, जिस वजह से उसकी कलाइयों में खून आने लगा था और कबीर के नाखूनों की लाल निशान बन चुकी थी, जिनसे अब खून आने लगा था। लेकिन राजवीर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह लगातार उस जगह को स्क्रैच करते जा रहा था। नो नो प्रिंसेस ओनली माइन, वह हमेशा से मेरी थी, तो वह फ्यूचर में किसी और की कैसे हो सकती है, कैसे। इतना कह वो एक झटके में सोफे से उठा, अपने लंबे कदम बालकोनी ओर बढ़ा देता है। बालकनी का ग्लास डोर खोल कुछ कदम आगे चल रेलिंग से सटके खड़ा हो, अपने दोनों हाथों से रेलिंग को मजबूती से पकड़ नीचे गार्डन एरिया में आयशा को देखता है, जहां वंश आयशा को लंच खिला रहा था। वो अपने गर्दन को अजीब तरीके से घुमा, अपने राइट हैंड को गर्दन पे रख अजीब तरीके रब कर अपनी नजरों में कुछ अजीब सा लिया। आयशा को देख बोला, प्रिंसेस तुम्हारे आने से पहले तुम मेरी थी, तो फिर तुम इन द फ्यूचर किसी और की कैसी हो सकती हो। जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, इतना बोलो। अजीब तरीके से मुस्कुराए उसे, मैं इस दुनिया क्या हेल में भी रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जानता प्रिंस ऐसी कौन सी फीलिंग है, लेकिन मुझे ये पता है तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। गलती से भी अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं क्या कर बैठूंगा यह मैं भी नहीं जानता। इतना कह वो अपनी नज़रों में एक अजीब सा जिद, जुनून और पागलपन लिए नीचे आयशा को गार्डन में सबके साथ खिलखिलाते हुए लंच करते हुए अजीब नज़रों से देख रहा था। वही कोई था जिसकी नजरें कबीर की हर हरकत पर थी, वो और कोई नहीं राजवीर था, जो कबीर के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रहा था। फिर कबीर की नज़रों को फॉलो करते हुए आयशा को देखता है। फाइनली माय सोन, मैंने तुम्हारी आंखों में वह चीज देख लिया। ये कहते वक्त राजवीर के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। एपिसोड 15, गोवा इंडिया। रात का वक्त। गेट खुलते ही मोहब्बत जैसे ही अंदर गई, उसकी नजर सामने के सीन पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने एक बड़ा सा जेट था। वही जेट के पास विराग खड़ा था, जो सिगरेट का कश ले रहा था और चारों तरफ गार्ड्स थे। मोहब्बत की नजर चारों तरफ गई और वो धीरे से बोली, ये कहीं के प्राइम मिनिस्टर है क्या? इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। तभी अर्जुन मोहब्बत के पीछे से बोला, किसी प्राइम मिनिस्टर से कम भी नहीं है मैम। अभी आप कुछ जानती नहीं है, धीरे धीरे सब जान जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत में एक नजर अर्जुन को देखा और फिर वो विराग की तरफ बढ़ गई। विराग जो सिगरेट का कश ले रहा था, उसकी नजर जैसे ही मोहब्बत पर गई, वो एकटक उसे देखने लगा। थोड़ी देर में मोहब्बत विराग के सामने खड़ी थी। विराग ने सिगरेट नीचे फेंकी और फिर मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा, उससे बोला, व्हाइट सूट्स यू शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के गाल हल्के हल्के लाल होने लगे थे और वो नीचे देखने लगी थी। इस वक्त उसकी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। विराग ने मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, आर यू ब्लशिंग शुगर? ये सुनते ही मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल रुककर मोहब्बत धीरे से बोली, मिस्टर राठौर आप मुझे छोड़िए। आई मीन, हमें मुंबई जाना है ना, तो आप मुझे छोड़िए।
उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कान पर झुककर उसके कान में हंस की वॉइस में बोला, स्ट्रेंज शुगर, अब तुम्हें मेरे साथ मुंबई जाने की जल्दी है। बोलकर उसने मोहब्बत के कान पर हल्की सी फूंक मारी और पीछे हट गया। विराग ने अभी भी मोहब्बत को छोड़ नहीं था। उसका हाथ अभी भी मोहब्बत की कमर पर था। वही मोहब्बत सिर झुकाए खड़ी थी। सारे गॉड्स उन सब की तरफ पीठ किए खड़े थे। वही अर्जुन इधर उधर देख रहा था। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत के चिन्ह के अंदर अपनी एक उंगली रख उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई लाइक योर रेड चीक्स शुगर एंड यू आर लुकिंग रियली स्वीट लाइक यू आर माई स्वीट शुगर। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत की लिप पर हल्की सी किस की और फिर वो उससे दूर हो गया। वही मोहब्बत अपनी आंखें बड़ी कर विराग को देख रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराग उसे सबके सामने ऐसे ही किस कर लेगा। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, कम ऑन शुगर, अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो फिर मुझे तुम्हें अभी होटल रूम में लेकर जाना पड़ेगा। फिर हमें 2-3 घंटे लगेंगे और उसके बाद। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में ही बोली, प्लीज प्लीज, मैं नहीं देख रही आपको। मोहब्बत का रिएक्शन विराग को पसंद जरूर आया था पर उसकी बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, देखना है तुम्हें मुझे शुगर, तुम्हें मुझे बेशक देखना है क्योंकि तुम्हें देखना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। बोलकर उसने मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग और मोहब्बत जेट में थे। मोहब्बत विंडो साइड पर बैठी हुई थी और विराग उसके बगल में ही बैठा हुआ था। अर्जुन आगे वाले एरिया में था। इस वक्त विराग और मोहब्बत जिस एरिया में थे उस एरिया में कोई और नहीं था। मोहब्बत की नजरें विंडो से बाहर ही जमी हुई थी। ये सब उसके लिए पहली बार था और वो ये सारा सीन एंजॉय कर रही थी। विराग अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और इस वक्त वहां पर बहुत शांति थी। मोहब्बत बाहर देखते हुए धीरे से बोली, ये सब कितना प्यारा है, काश मैं बाहर रहकर ये सब देख पाती। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में विराग की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि तुम देख सकती हो शुगर, पर इस वक्त में तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता क्योंकि बात हमारे बच्चे की है। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर तुम मेरे साथ पैराशूट के थ्रू नीचे जाओगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने झट से मुड़कर उसे देखा और उससे बोली, पर क्या पता डिलीवरी के बाद मैं आपके साथ न रहूं। आपने ही तो कहा था ना कि हो सकता है कि आप मुझे छोड़ दें। कुछ भी हो सकता है तो। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मेरी बातों पर गौर फरमाओ शुगर, सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोलते हुए उसकी नजर मोहब्बत के होठों पर गई। मोहब्बत कुछ समझ पाती उससे पहले ही विराग ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। विराग की इस हरकत पर मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद को दूर कर पाती उससे पहले ही विराग ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत बाहर देखते हुए धीरे से बोली, ये सब कितना प्यारा है, काश मैं बाहर रहकर ये सब देख पाती। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में विराग की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि तुम देख सकती हो शुगर, पर इस वक्त में तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता क्योंकि बात हमारे बच्चे की है। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर तुम मेरे साथ पैराशूट के थ्रू नीचे जाओगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने झट से मुड़कर उसे देखा और उससे बोली, पर क्या पता डिलीवरी के बाद मैं आपके साथ न रहूं। आपने ही तो कहा था ना कि हो सकता है कि आप मुझे छोड़ दें। कुछ भी हो सकता है तो। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मेरी बातों पर गौर फरमाओ शुगर, सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोलते हुए उसकी नजर मोहब्बत के होठों पर गई। मोहब्बत कुछ समझ पाती उससे पहले ही विराग ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। विराग की इस हरकत पर मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद को दूर कर पाती उससे पहले ही विराग ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। विराग मोहब्बत को किस करते हुए उसमें खोने लगा था तो वही मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस शांति से बैठी हुई थी और विराग जो करना चाहता था उसे करने दे रही थी क्योंकि उसे पता था कि विराग को रोकने का कोई फायदा नहीं था और कुछ ऐसा भी नहीं था जो विराग पहली बार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी गला साफ करने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही विराग ने मोहब्बत को छोड़ दिया और उसने अर्जुन को देखा जो ऑकवर्डली अपनी जगह पर खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था।
अर्जुन को देखते ही मोहब्बत का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने बिना कुछ बोले विराग के सीने में अपना सिर छुपा लिया और अपने चेहरे को बालों से कवर कर लिया। विराग मोहब्बत की पीठ पर हाथ रखकर अर्जुन से बोला, व्हाट हैपेंड? एनीथिंग सीरियस? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन विराग को देखते हुए उससे बोला, नथिंग सीरियस सर, पर मुझे ये बताना था कि हमें 3 घंटे लगेंगे लैंड होने के लिए, दैट्स इट। बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद विराग ने मोहब्बत को देखा जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। वो झुककर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, अर्जुन गया शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत झट से विराग से दूर हो गई और विंडो से बाहर देखने लगी। उसकी इस हरकत पर विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। करीब 1 घंटे की शांति के बाद विराग की नजर मोहब्बत पर गई जो अपनी सीट पर सिर रखकर सो रही थी। मोहब्बत के सोते हुए चेहरे को देखते ही उसकी नजर मोहब्बत के चेहरे पर ही ठहर गई थी। विराग ने बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, क्या हो तुम शुगर? मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, अगर तुम गलत होती तो खुद मेरे पास आती, पर प्रॉब्लम तो यही है कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। तुम्हारा दूर जाना मुझे ट्रिगर करता है और मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं और अब तो मेरे पास बहुत बड़ी वजह है तुम्हें अपने पास रखने की। बोलते हुए विराग की नजर मोहब्बत के चेहरे से होते हुए उसके पेट पर गई और उसकी नजर उसके पेट पर ही ठहर गई थी। विराग को अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं आया था कि वो उस बेबी के लिए क्या फील करता था। वो बच्चा उसका था ये बात विराग जानता था, पर एक अटैचमेंट वाली फीलिंग ये विराग को अभी तक नहीं समझ आ रही थी। विराग जानता था कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा और वो अपने बेबी को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे अचानक से प्रेगनेंसी की न्यूज उसके सामने आना और जब वो बेबी के लिए सोच भी नहीं रहा था तब उसके जिंदगी में किसी बेबी का आना विराग के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। विराग कुछ सोच रहा था कि तभी नींद में मोहब्बत का सिर उसकी सीट से लुढ़कते हुए विराग के कंधे पर आ गया। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर खड़े होकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विराग मोहब्बत को अंदर एक बेडरूम में लेकर गया और उसने उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। इस वक्त मोहब्बत के बाल उसके पूरे चेहरे को कवर कर रहे थे। विराग ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और धीरे से बोला, यू आर रियली स्वीट शुगर। तुम इतनी स्वीट हो कि तुम्हारी स्वीटनेस से मुझे किसी दिन डायबिटीज हो जाएगी, बट आई लव इट। तुम्हारी स्वीटनेस बहुत खास है जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बोलते हुए विराग कुछ सोचने लगा था। सोचते सोचते ही विराग की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। विराग मोहब्बत के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, पर ये तो बहुत गलत होगा। अगर तुम्हारी स्वीटनेस हर किसी को पसंद आएगी और हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। आई हैव टू फाइंड आउट, आई रियली हैव टू फाइंड आउट कि कोई तुम्हारे पास तो नहीं आया, क्योंकि अगर कोई आया होगा तो। इतना बोलते ही वो रुक गया और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। विराग मोहब्बत के चेहरे पर पूरी तरह झुककर धीरे से बोला, जस्ट होप शुगर कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना हो, ना कभी आया हो। नहीं आया होगा तो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर कुछ मुझे मिला जो मैं नहीं चाहता कि हो तो तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आएगी कि तुम अपनी प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते थक जाओगी। बोलकर विराग ने मोहब्बत के गाल पर हल्का सा किस किया और फिर वहां से चला गया। वही मोहब्बत विराग के इरादों से अनजान आराम से गहरी नींद में सो रही थी। करवट बदलने से मोहब्बत की नींद खुली। नींद खुलते ही उसकी नजरें सामने बालकनी पर गई और वो उठकर कंफ्यूजन से बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो एक बेडरूम में थे जो कि मीडियम साइज बेडरूम था। मोहब्बत खुद से ही बोली, ये कौन सी जगह है? कहीं मिस्टर राठौर का घर तो नहीं? मैं इतनी देर तक सोई रह गई। बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और वो बेडरूम से निकल गई। घूमते घूमते मोहब्बत सीढ़ियों के पास गई। वो चारों तरफ देखते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक एक सीढ़ी छूटने की वजह से उसका पैर फिसला और उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या होगा मोहब्बत के साथ? थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताओ। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा।